दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा जंगल जहां हर पेड़ की छाया में मौत छुपी है। हर झाड़ी के पीछे एक नरभक्षी बाघ सांसें गिन रहा है और उस बाघ का सामना करता है एक अकेला शिकारी, जिम कॉर्बेट। आज की यह कहानी है हिम्मत, अनुभव और एक जानलेवा इंतजार की। यह कहानी है काटकनौला के उस नरभक्षी की जो नजर नहीं आता लेकिन हर कदम पर मौजूद होता है। दोस्तों, हमारा चैनल नया है लेकिन दिल से जुड़ा है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। तो चलिए जंगल की खामोशी को चीरते हुए सुनते हैं जिम कॉर्बेट की इस रोमांचक कहानी को उसकी जुबानी, उसी अंदाज में। हमारे हिमालयी घर से लगभग 18 मील दूर एक लंबी पहाड़ी श्रृंखला है जो पूरब से पश्चिम तक फैली है और जिसकी ऊंचाई लगभग 9000 फीट है। इस पहाड़ी के पूर्वी छोर की ढलानों पर ओट घास की भरपूर हरियाली है और इसके नीचे की तरफ ढलान चट्टानों की श्रृंखला में बदल जाती है जो अंततः कोसी नदी में जाकर मिलती है। एक दिन पास के गांव की कुछ महिलाएं और लड़कियां ओट घास काट रही थीं। तभी अचानक एक बाघ उनके बीच आ गया। घबराहट में सभी इधर उधर भागी। इसी अफरा तफरी में एक बुजुर्ग महिला फिसल कर नीचे लुढ़कती चली गई और एक चट्टान से नीचे गिर पड़ी। बाघ, जो शायद औरतों की चीख पुकार से डर गया था, उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जितनी रहस्यमय तरीके से आया था। जब महिलाएं थोड़ी संभली तो वे नीचे की ढलान पर गईं और चट्टान से नीचे झांक कर देखा तो वह महिला एक पतली सी चट्टानी धार पर गिरी हुई दिखी। महिला ने बताया कि वह बुरी तरह घायल है। बाद में पता चला कि उसकी एक टांग टूट गई थी और कई पसलियां भी फ्रैक्चर हो गई थीं और वह हिल नहीं सकती थी। मदद लाने की बात होने लगी लेकिन वहां कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। अंततः महिला की विनती पर 16 साल की एक बहादुर लड़की रुकने को तैयार हुई। बाकी महिलाएं गांव चली गईं और वह लड़की एक चट्टान की दरार से होते हुए नीचे उतरी और घायल महिला के पास पहुंची। महिला को डर था कि वह धार से गिर न जाए, इसलिए उसने लड़की से उसे एक छोटी सी गहराई में खिसकाने की प्रार्थना की। यह खतरनाक काम लड़की ने सफलता से पूरा कर दिया। अब उस गहराई में सिर्फ एक के लिए जगह थी तो वह लड़की चट्टान की धार पर बैठ गई, जिस तरह भारतीय लोग घुटनों पर टिककर बैठते हैं। गांव वहां से 4 मील दूर था। दोनों सोच रही थीं कि मदद कब तक पहुंचेगी। बातचीत बहुत धीमे स्वर में हो रही थी क्योंकि बाघ अब भी आसपास हो सकता था। तभी अचानक महिला की आंखें फटी की फटी रह गईं और लड़की ने जैसे ही पलट कर देखा, वो बाघ वहीं था, दरार से निकलकर ठीक उसी धार पर चलकर उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे हम बुरे सपनों में देखते हैं कि हमारे हाथ पैर और आवाज सब बंद हो जाती है और कोई डरावना जानवर हमारी ओर बढ़ता है, वैसा ही डर अब सच्चाई बन चुका था। लड़की के लिए यह कोई सपना नहीं था। वह वही चट्टान, वह संकरी धार, वह घायल महिला और वह धीरे धीरे रेंगता हुआ बाघ। कोई भागने का रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। इसी बीच गांव में एक मित्र, मोती सिंह, जो अपनी बीमार बेटी से मिलने आया था, ने मदद की कमान संभाली। जब वह लोग नीचे पहुंचे तो उन्होंने घायल महिला को बेहोश हालत में पाया और धार पर खून के धब्बे देखे। महिला को गांव लाया गया और होश में आने के बाद उसने पूरा हादसा सुनाया। मोती सिंह ने तुरंत मेरे पास 18 मील का सफर तय किया।
वो 60 साल से ऊपर के थे, लेकिन थकान की बात को सिरे से नकारते हुए मेरे साथ चल पड़े। लेकिन अब कुछ करने को बचा नहीं था। 24 घंटे बीत चुके थे और उस बहादुर लड़की की जो घायल महिला के साथ रुकी थी, सिर्फ खून से सने कपड़े और कुछ हड्डियां ही बाकी थीं। यही बाघ आगे चलकर सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, मोहान का नरभक्षी। इसके बाद बाघ कोसी घाटी की ओर चला गया और रास्ते में लोक निर्माण विभाग के 2 कर्मचारियों और एक विधायक की बहू को मार डाला। गर्मियों में यह फिर उसी जगह लौटा जहां उसने पहली बार शिकार किया था और अगले कुछ वर्षों तक इसका इलाका काकड़घाट से गर्जिया तक फैला रहा, लगभग 40 मील तक। आखिरकार यह बाघ मोहान गांव के ऊपर पहाड़ी पर जा बसा। उस समय कुमाऊं में 3 नरभक्षी सक्रिय थे। चौगड़ का बाघ नैनीताल, मोहान का बाघ अल्मोड़ा, कांडा का बाघ गढ़वाल। जब चौगड़ वाला बाघ मारा गया तब अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर बेंस ने मुझे याद दिलाया कि मोहान का नरभक्षी अगला है। हाल ही में उसने काटकनौला गांव में 3 लोगों को मारा था। बेंस ने कुछ शिकारी पहले भेजे थे, लेकिन वे असफल रहे। अब यह इलाका मुझे अकेले दिया गया, क्योंकि जब 2 शिकारी एक ही बाघ के पीछे हों तो हादसे हो सकते हैं। काटकनौला की ओर मई की तपती दोपहर में मैं, मेरे 2 नौकर और 6 गढ़वाली जो नैनीताल से मेरे साथ आए थे, रामनगर स्टेशन से दोपहर 1 बजे उतरे और 24 मील पैदल यात्रा के लिए चल पड़े। पहला पड़ाव गर्जिया था, सिर्फ 7 मील, लेकिन हम शाम तक पहुंचे। घर से जल्दबाजी में निकलने के कारण मैंने गर्जिया फॉरेस्ट बंगले के लिए अनुमति नहीं ली थी, इसलिए मैं खुले आसमान के नीचे ही सो गया। कोसी नदी के पार गर्जिया में एक बहुत ऊंची चट्टान है, सैकड़ों फीट ऊंची। जब मैं वहां खुले आसमान के नीचे सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा जैसे कोई चट्टान से पत्थर नीचे गिरा रहा हो। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी 2 पत्थरों को जोर से टकराने पर आती है। कुछ देर तो मैंने नजरअंदाज किया, पर गर्म रात में ऐसी आवाजें परेशान कर देती हैं। चांदनी साफ थी और रोशनी इतनी थी कि सांपों से बचते हुए चला जा सके। मैं अपने कैंप बेड से उठा और तहकीकात पर निकल पड़ा। मैंने पाया कि ये आवाजें सड़क किनारे एक दलदली जगह में रहने वाले मेंढकों के झुंड की थीं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मैंने जमीन, पानी और पेड़ों पर रहने वाले मेंढकों की अजीब आवाजें सुनी हैं, लेकिन मई महीने में गर्जिया के मेंढकों जैसी अजीब और रहस्यमयी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। हमने अगली सुबह बहुत जल्दी शुरुआत की और सूरज के तेज होने से पहले ही 12 मील का सफर तय करके मोहन पहुंच गए। मेरे आदमियों ने खाना बनाना शुरू किया और मेरे नौकर मेरे नाश्ते की तैयारी में लग गए। तब तक बंगले का चौकीदार, 2 फॉरेस्ट गार्ड और मोहन बाजार से कुछ लोग आ गए। सबके पास सुनाने को एक से बढ़कर एक नरभक्षी बाघ की कहानियां थीं। सबसे ताजा किस्सा एक मछुआरे का था जो कोसी नदी में मछली पकड़ रहा था। एक फॉरेस्ट गार्ड ने खुद को उस किस्से का हीरो बताया। उसने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा कि एक दिन वह उस मछुआरे के साथ नदी में था। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, अचानक बाघ से सामना हो गया। मछुआरे ने फौरन अपनी मछली पकड़ने की छड़ी फेंकी और फॉरेस्ट गार्ड की राइफल खींच ली और दोनों अपनी जान बचाकर भागे। बाघ उनके पीछे था। मैंने पूछा, क्या पीछे मुड़कर देखा? वो बोला, नहीं साहब, जो आदमी नरभक्षी से जान बचाकर भाग रहा हो वो पीछे कैसे देखेगा? बात यहीं खत्म नहीं हुई। मछुआरा जो आगे था, भागते भागते घास के झुरमुट में एक सोते हुए भालू से टकरा गया। उसके बाद ऐसा हंगामा मचा कि हर कोई, यहाँ तक कि भालू भी, अलग अलग दिशाओं में भाग गया
और मछुआरा वहीं भटक गया। बाद में वह जैसे तैसे बंगले लौट आया और फॉरेस्ट गार्ड को खूब खरी खोटी सुनाई कि उसकी राइफल लेकर उसे बाघ और भालू के बीच अकेला छोड़ दिया। अंत में फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि मछुआरा अगले दिन मोहन छोड़कर चला गया और कहा कि उसने भालू से गिरते समय पैर में चोट खा ली और वैसे भी कोसी में अब कोई मछली नहीं बची। दोपहर तक हम फिर से चलने को तैयार हो गए। मोहन के बाजार में जो लोग हमें विदा करने आए थे, उन्होंने बार बार कहा, घने जंगल से गुजरते वक्त बहुत सतर्क रहना, बाघ कभी भी सामने आ सकता है। हमने 4000 फीट ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। रास्ता बहुत खड़ी चढ़ाई वाला था, गर्मी भयानक और मेरे आदमी भारी सामान ढो रहे थे। कुछ दिन पहले ऊपर के गांवों में कुछ अशांति हुई थी, इसलिए नैनीताल से पुलिस बल भेज गया था। मुझे सलाह दी गई थी कि हम अपने लिए जरूरी हर चीज साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहां से कुछ नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि सामान ज्यादा था। कई बार रुकते रुकते हम देर दोपहर तक खेतों की सीमा तक पहुंच गए। अब मेरे आदमियों के लिए बाघ का डर नहीं था, इसलिए उन्हें वहीं छोड़कर मैं अकेले फॉरेस्टर्स हट की ओर निकल पड़ा, जो मोहन से दिखाई देती है और बाघ के शिकार के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताई गई थी। ये हट एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है, जो मोहन पर नजर रखती है। जब मैं उसके पास के समतल रास्ते पर पहुंचा, तो एक घाटी के मोड़ पर मुझे एक औरत दिखी, जो एक लकड़ी की नाली से टपकते पानी से मिट्टी का घड़ा भर रही थी। मेरे रबड़ सोल वाले जूते की आहट शायद उसे डरा देती, इसलिए मैंने खांस कर उसे चेताया। वो डर के मारे कांप गई। थोड़ी आगे जाकर मैं रुक गया और सिगरेट सुलगाई। कुछ देर बाद बिना उसकी ओर देखे मैंने पूछा, क्या यहाँ अकेले रहना सुरक्षित है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, नहीं, ये जगह सुरक्षित नहीं है, पर पानी तो भरना ही होता है और घर में साथ आने वाला कोई नहीं था, इसलिए अकेले आई हूं। कोई मर्द नहीं था घर में? था, लेकिन वो खेतों में हल चला रहा है और वैसे भी पानी लाना औरतों का काम होता है। घड़ा भरने में कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर और। अब वो महिला डर और झिझक से बाहर आ चुकी थी और अब शुरू हुई मेरी पूछताछ। क्या आप पुलिस वाले हैं? नहीं। फॉरेस्ट अफसर हैं? नहीं। तो फिर कौन हैं आप? बस एक आदमी। क्यों आए हैं? काट कनौला के लोगों की मदद करने। कैसे? नरभक्षी को मारकर। कहाँ सुना था नरभक्षी के बारे में? अकेले क्यों आए? कितने लोग हैं आपके साथ? कब तक रहेंगे? और इसी तरह सवालों की एक लड़ी चल निकली। महिला तब तक अपने घड़े को पूरा भरा हुआ नहीं मानती थी, जब तक उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हो गई। जब वह मेरे पीछे चल रही थी, उसने पहाड़ी की दक्षिणी ढलान पर एक रिज की ओर इशारा किया और वहां एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताया, 3 दिन पहले इसी पेड़ के नीचे नरभक्षी बाघ ने एक औरत को मार डाला था। मैंने पेड़ को गौर से देखा। वो फॉरेस्टर्स हट से महज 200 से 300 गज की दूरी पर था, यानी मेरा ठिकाना उस मौत के पेड़ के एकदम पास था। हम अब एक पगडंडी पर पहुंच चुके थे, जो ऊपर की ओर जाती थी। चलते चलते महिला ने बताया कि उसका गांव इस पहाड़ी की दूसरी तरफ है और अब वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। जो लोग भारत की ग्रामीण महिलाओं को जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि मैंने कितना बड़ा काम किया था, खासकर तब जब इस इलाके में हाल ही में पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनातनी रही थी। जहां किसी बाहरी के आने से लोग आमतौर पर डर और विरोध महसूस करते हैं, वहां मैंने सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देकर और घड़ा भरने तक साथ खड़े रहकर एक ऐसी दोस्त बना ली थी,
जो कुछ ही पलों में पूरे गांव में मेरा परिचय करवा देगी कि मैं कोई अधिकारी नहीं हूं और यहाँ आने का मेरा एकमात्र मकसद है नरभक्षी बाघ से छुटकारा दिलाना। फॉरेस्टर्स हट एक छोटे से टीलानुमा हिस्से पर था, मुख्य सड़क से लगभग 20 गज बाईं ओर। दरवाजे पर बस एक चेन लगी थी। मैंने खोला और अंदर चला गया। कमरा करीब 10 गुना 10 फुट का था, साफ सुथरा, लेकिन भीतर से बासीपन और वीरानी की गंध आ रही थी। बाद में मुझे पता चला कि पिछले 18 महीने से, जब से इस इलाके में बाघ आया था, यह झोपड़ी खाली पड़ी थी। मुख्य कमरे के दोनों तरफ 2 पतले पतले हिस्से थे, एक को रसोई और दूसरे को ईंधन स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह झोपड़ी मेरे आदमियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय हो सकती थी। मैंने पिछले दरवाजे को खोला ताकि हवा चल सके, फिर बाहर जाकर अपनी 40 पाउंड की टेंट के लिए सड़क और झोपड़ी के बीच एक जगह चुन ली। झोपड़ी में कोई भी फर्नीचर नहीं था, इसलिए मैं सड़क किनारे एक चट्टान पर बैठ गया, अपने आदमियों के आने का इंतजार करते हुए। यह रिज यहाँ पर लगभग 50 गज चौड़ी थी। चूंकि झोपड़ी दक्षिणी किनारे पर थी और गांव पहाड़ी की उत्तरी ढलान पर, इसलिए गांव से झोपड़ी दिखाई नहीं देती थी। मैं लगभग 10 मिनट से चट्टान पर बैठा था कि अचानक एक सिर उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मेरी पानी वाली दोस्त ने बिल्कुल देर नहीं लगाई थी गांव को मेरी खबर देने में। भारत में जब अजनबी मिलते हैं और एक दूसरे से किसी विशेष विषय पर बात करनी होती है, तो सीधे मुद्दे पर नहीं आते, बल्कि पहले आपसी पारिवारिक और निजी जीवन की जांच पड़ताल होती है। जैसे शादी हुई या नहीं, बच्चे कितने हैं और क्या लड़के हैं या लड़कियां, उम्र क्या है, अगर शादी नहीं हुई तो क्यों नहीं, कितनी तनख्वाह है, काम क्या करते हो दुनिया के किसी और हिस्से में। ऐसे सवाल पूछने पर क्लास मिल सकती है, लेकिन भारत में और खास तौर से हमारे पहाड़ी इलाकों में ये पूरे भोलेपन और अधिकार से पूछे जाते हैं। मेरी बातचीत में उस महिला ने मुझसे ऐसे ही कई सवाल पूछे थे, और अब जब मेरे आदमी पहुंच चुके थे, वे सवाल जो एक महिला एक पुरुष से नहीं पूछ सकती थी, अब वही सवाल गांव के लोग मुझसे कर रहे थे। मेरे आदमियों ने पास की छोटी सी जलधारा से केतली भरी, सूखी लकड़ियां बटोरी, आग जलाकर पानी उबाला और चाय बिस्किट तैयार हो गए। जैसे ही मैंने कंडेंस्ड मिल्क, डिब्बा बंद दूध खोला, मैंने सुना कि गांव के लोग मेरे नौकरों से पूछ रहे थे, ताजा दूध क्यों नहीं है। नौकरों ने जवाब दिया, हमें अंदेशा था कि यहाँ ताजा दूध नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सारा डिब्बा बंद दूध लेकर आए हैं। यह सुनकर गांव के लोग काफी परेशान हो गए। थोड़ी आपसी बातचीत के बाद उनमें से एक, जो मुझे बाद में पता चला कि काटकनौला का मुखिया था, मेरे पास आया और बोला, ये हमारे लिए अपमान की बात है साहब कि आपने डिब्बे का दूध लाया, जबकि हमारे पूरे गांव के संसाधन आपके लिए उपलब्ध हैं। मैंने तुरंत अपनी भूल स्वीकार की और कहा, मैं इस इलाके में नया हूं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी। अगर आपके पास थोड़ा दूध हो तो मैं हर दिन के लिए थोड़ा खरीदना चाहूंगा, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तक मेरा सारा सामान उतार लिया गया था और गांव से और लोग आ पहुंचे थे। जब मैंने अपने नौकरों को बताया कि मैं टेंट कहाँ लगाना चाहता हूँ, तो वहां खड़े ग्रामीणों में से किसी ने घबराकर चिल्ला उठाया, टेंट में रहोगे? क्या आपको पता नहीं कि इस इलाके में एक नरभक्षी बाघ है और वो हर रात इसी रास्ते से आता है? अगर मुझे विश्वास न हो
तो गांव के उन घरों के दरवाजों पर जाकर खुद देख लूं जहां से ये रास्ता होकर गुजरता है, बाघ के पंजों के निशान आज भी पड़े हैं। और अगर बाघ मुझे टेंट में नहीं खाएगा तो निश्चित तौर पर वह मेरे आदमियों को झोपड़ी में मार डालेगा, अगर मैं वहां उनके साथ न रहा तो। यह बात सुनकर मेरे नौकर भी घबरा गए और गांव वालों की बातों से सहमति जताने लगे। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं मुख्य कमरे में रहूंगा, मेरे 2 नौकर रसोई वाले कमरे में और 6 गढ़वाली ईंधन स्टोर में सोएंगे। अब जब बाघ की बात छिड़ ही गई थी तो मैंने मौके का फायदा उठाया और बातचीत को उस पेड़ की ओर मोड़ दिया जहां 3 दिन पहले बाघ ने एक औरत को मारा था। गांव वालों ने मुझे वह पगडंडी दिखाई जो उस पेड़ तक जाती थी और बताया कि बाघ ने उस औरत पर कब और कैसे हमला किया। बाघ हर रात जिस रास्ते से आता था वो गांव से होता हुआ बैतलगढ़ की ओर जाता था, एक शाखा मोहान की ओर और दूसरी रामगंगा नदी के किनारे स्थित चकनाकल की ओर जाती थी। चकनाकल वाला रास्ता गांव से होकर निकलता, फिर खेतों से आधा मील गुजरता और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर उस पहाड़ी की चोटी से जुड़ जाता जिस पर यह झोपड़ी थी। यह 6 मील लंबा रास्ता जो काटकनौला से चकनाकल तक जाता है बहुत खतरनाक माना जाता था और बाघ के आने के बाद से पूरी तरह बंद पड़ा था। मैंने बाद में देखा कि खेत खत्म होते ही यह रास्ता घने जंगल और झाड़ियों में बदल जाता है जो सीधे नदी तक फैला हुआ है। खेती पहाड़ी की उत्तर दिशा में थी। उसके पार कई छोटे रिज थे जिनके बीच गहरी खाइयां थीं। सबसे पास के रिज पर जो फॉरेस्टर्स हट से लगभग 1000 गज दूर था, एक बड़ा चीड़ का पेड़ था। करीब 10 दिन पहले बाघ ने इसी पेड़ के पास एक औरत को मार डाला था, उसे आधा खाकर छोड़ दिया था। 4 मील दूर फॉरेस्ट बंगले में ठहरे 3 शिकारी पेड़ पर नहीं चढ़ पाए थे तो गांव वालों ने 3 अलग अलग पेड़ों पर मचान बनवाए, बाघ के शिकार वाली जगह से 100 से 150 गज की दूरी पर। शिकारी और उनके नौकर सूरज डूबने से पहले मचानों पर बैठ गए। उस रात चांद थोड़ा सा था और चांद डूबने के बाद गांव वालों ने कई गोलियों की आवाजें सुनी। अगली सुबह जब नौकरों से पूछा गया कि गोलियां किस पर चली तो उन्होंने कहा, हमें कुछ दिखा ही नहीं। 2 दिन बाद एक गाय मारी गई और फिर से वही हुआ, गोलियां चली लेकिन बिना नतीजे के। ऐसी बार बार असफल कोशिशें ही बाघों को और ज्यादा चालाक और सतर्क बनाती हैं और फिर उन्हें मारना और मुश्किल हो जाता है। गांव वालों ने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें पता चल जाता है जब बाघ गांव में आता है क्योंकि वह एक धीमी कराहने जैसी आवाज करता है। पूछने पर उन्होंने बताया कि कभी यह आवाज लगातार चलती है जब बाघ घरों के बीच से गुजरता है और कभी कभी ये कुछ सेकंड या कई मिनट तक रुक भी जाती है। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला, बाघ को किसी चोट का सामना है। चोट ऐसी है जो सिर्फ चलते वक्त तकलीफ देती है, यानी चोट उसके किसी पैर में है। गांव वालों ने बताया कि बाघ को न किसी स्थानीय शिकारी ने घायल किया है, न ही रानीखेत से आए शिकारियों ने। लेकिन यह बात मायने नहीं रखती थी क्योंकि यह बाघ कई सालों से नरभक्षी था। शायद वही पुराना जख्म इसे नरभक्षी बनाने की वजह बना हो। एक बात साफ थी, इसका सच तो सिर्फ तब पता चलेगा जब ये बाघ मारा जाएगा। जब मैंने कहा कि बाघ की आवाज से मुझे लगा कि उसके पैर में चोट है, शायद गोली लगी हो या साही के कांटे चुभे हों, तो गांव वाले मेरी बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, हमने बाघ को कई बार देखा है, वह बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है
और जिस आसानी से वो इंसानों को उठा ले जाता है वो अपंग नहीं हो सकता। पर मेरी कही बात उनके दिलों में घर कर गई और बाद में लोग मुझे दूसरी दृष्टि वाला आदमी मानने लगे। रामनगर से गुजरते वक्त मैंने तहसीलदार से कहा था कि 2 युवा नर भैंसे खरीद कर मोहान भिजवा दे। गांव वालों को मैंने बताया कि मैं एक भैंसे को उस पेड़ के पास बांधूंगा जहां महिला मारी गई थी और दूसरा चकनाकल जाने वाले रास्ते पर। उन्होंने कहा, आपके चुने दोनों जगहें सही हैं। फिर बोले, हम आपस में बात करके सुबह तक बताएंगे कि और कोई सुझाव है क्या। रात उतर चुकी थी। मुखिया ने वादा किया कि सभी आसपास के गांवों में खबर भेज दी जाएगी कि मैं आ चुका हूं, क्यों आया हूं, और अगर कहीं भी बाघ ने हमला किया तो मुझे तुरंत बताया जाएगा। कमरे की बासी बदबू थोड़ी कम तो हो गई थी, लेकिन अभी भी महसूस हो रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। नहाया, खाना खाया और चूंकि दरवाजों पर कोई कुंडी नहीं थी, 2 पत्थर अड़ा दिए और सो गया। मैं हल्की नींद वाला हूं। करीब 2-3 घंटे बाद मेरी नींद टूटी। जंगल में कोई जानवर चल रहा था। वो सीधा पीछे के दरवाजे तक आया। मैंने राइफल और टॉर्च उठाई, पत्थर हटाया और जैसे ही दरवाजा खोला कुछ भारी जानवर भाग गया। शायद बाघ था, शायद तेंदुआ या शाही भी हो सकता था। जंगल इतना घना था कि कुछ दिखा नहीं। वापस कमरे में लौटते वक्त मुझे लगा मेरी गला बैठ गया है। शायद दिन की चढ़ाई और रात की हवा का असर था। सुबह जब नौकर ने चाय लाकर दरवाजा खोला तो पता चला कि मुझे लैरिंजाइटिस, गले की सूजन हो गई थी, शायद उस पुरानी झोपड़ी में सोने के कारण जिसकी छत पर चमगादड़ों का अड्डा था। मेरे नौकर और उनके साथी तो बच गए, पर 6 गढ़वाली जो ईंधन वाले कमरे में थे, सभी को यही तकलीफ हो गई थी। मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी आयोडीन की शीशी, कुछ क्विनीन की गोलियां और एक पुराना पोटेशियम परमैंगनेट का पैकेट था जो मेरी बहन ने मुझे पहले कभी दिया था। वो पैकेट बंदूक के तेल से भीग चुका था, लेकिन क्रिस्टल घुल सकते थे। मैंने उबले पानी में ढेर सारे क्रिस्टल डाले, साथ में थोड़ी आयोडीन मिलाई और गरारे बनाए, जिससे गले को काफी राहत मिली, भले ही दांत काले हो गए हों। नाश्ते के बाद मैंने 4 लोगों को मोहान भेजा भैंसे लाने के लिए। खुद निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां महिला की हत्या हुई थी। गांव वालों के बताए रास्ते से मैं आसानी से उस जगह पहुंच गया जहां महिला ने कटी हुई घास को बांधने के लिए रस्सी निकाली थी और बाघ ने हमला किया था। घास अब भी वैसी ही पड़ी थी, रस्सियां भी वहीं थीं और महिला की दरांती भी वहीं रखी थी। गांव वालों ने कहा था कि महिला का शव नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है शायद उसकी खोज ही नहीं की गई थी। अब तक मेरा सारा सामान खोल लिया गया था और गांव से और लोग आ चुके थे। जैसे ही मैंने अपने नौकरों को बताया कि मैं कहाँ टेंट लगवाना चाहता हूँ, तो वहां मौजूद ग्रामीण घबराकर चिल्ला उठे, टेंट में रहना? यहाँ? क्या मुझे ये नहीं मालूम कि इस इलाके में एक नरभक्षी बाघ है और वह हर रात इसी सड़क से आता है? अगर मुझे विश्वास नहीं है तो चलकर देख लूं उन घरों के दरवाजों को जहां यह सड़क गांव के ऊपरी सिरे से गुजरती है। हर दरवाजे पर बाघ के पंजों के निशान हैं। और अगर उसने मुझे टेंट में नहीं खाया तो जरूर मेरे आदमियों को झोपड़ी में मार डालेगा अगर मैं वहां उनके साथ न रहा। यह आखिरी बात सुनते ही मेरे नौकर भी घबरा गए और गांव वालों की बातों में अपनी विनती जोड़ दी। आखिरकार मैंने मान लिया, मैं मुख्य कमरे में रहूंगा, मेरे दोनों नौकर रसोई वाले हिस्से में और 6 गढ़वाली ईंधन वाले कमरे में। अब जब बाघ की चर्चा छिड़ ही चुकी थी
तो मुझे अपने असली मकसद पर बात करने का मौका मिल गया, बिना यह स्वीकार किए कि मैं इसी विषय को शुरुआत से उठाना चाहता था। गांव वालों ने मुझे वह पगडंडी दिखाई जो उस पेड़ तक जाती थी जहां 3 दिन पहले बाघ ने एक औरत को मारा था। उन्होंने बताया कि किस समय और किन हालात में बाघ ने हमला किया था। उन्होंने बताया कि यह बाघ हर रात जिस रास्ते से आता है वह पूरब की ओर बैतलगढ़ को जाता है, जिसकी एक शाखा मोहान की ओर और दूसरी पश्चिम में चकनाकल रामगंगा नदी के किनारे जाती है। पश्चिम की ओर जाने वाला रास्ता गांव के ऊपरी हिस्से और खेतों से आधा मील पार करके पहाड़ी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर मुड़ता है और फिर उसी रिज से जुड़ जाता है जिस पर मेरी झोपड़ी थी। फिर यह रिज चकनाकल तक जाता है, करीब 6 मील का खतरनाक रास्ता। बाघ के आने के बाद से इस रास्ते का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था। बाद में मैंने देखा कि खेती का इलाका समाप्त होते ही यह रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से भरे जंगल में बदल जाता है जो सीधा नदी तक जाता है। काटकनौला गांव की मुख्य खेती पहाड़ी की उत्तर दिशा में थी। इसके बाद कई छोटे रिज थे जिनके बीच में गहरी खाइयां थीं। इन्हीं में से सबसे पास वाले रिज पर, जो फॉरेस्टर्स हट से लगभग 1000 गज दूर था, एक बड़ा चीड़ का पेड़ था। करीब 10 दिन पहले बाघ ने इसी पेड़ के पास एक औरत को मारा, आधा खाया और फिर छोड़ दिया। 4 मील दूर फॉरेस्ट बंगले में रुके 3 शिकारी इस पेड़ पर चढ़ नहीं पाए, तो गांव वालों ने 3 अलग अलग पेड़ों पर मचान बनवाए। बाघ के शिकार वाली जगह से 100 से 50 गज की दूरी पर। शाम ढलने से पहले शिकारी और उनके नौकर मचानों पर बैठ गए। तब चांद निकला हुआ था और जैसे ही चांद डूबा, गांव वालों ने कई गोलियों की आवाज सुनी। अगली सुबह पूछने पर नौकरों ने कहा, हमें नहीं पता गोलियां किस पर चली, हमने कुछ देखा ही नहीं। 2 दिन बाद एक गाय को मारा गया और फिर वही हुआ, गोलियां चली पर बाघ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसी बार बार की असफल कोशिशें ही बाघ को और ज्यादा सतर्क बनाती हैं और जितनी देर वह जिंदा रहता है उसे मारना उतना ही मुश्किल हो जाता है। गांव वालों ने मुझे बाघ से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जब भी बाघ गांव में आता है तो वह एक धीमी कराह जैसी आवाज करता है। जब मैंने और गहराई से पूछा तो मालूम हुआ कि यह आवाज कभी लगातार चलती रहती है जब बाघ घरों के बीच से गुजरता है, और कभी कभी कुछ पल के लिए बंद हो जाती है, फिर लौटती है। इस जानकारी से मैंने ये निष्कर्ष निकाला, बाघ घायल है। वह ऐसी चोट से पीड़ित है जो उसे चलने पर दर्द देती है, यानी उसके पैरों में से किसी एक में चोट है। मुझे भरोसा दिलाया गया कि बाघ को न किसी स्थानीय शिकारी ने मारा, न ही रानीखेत से आए किसी शिकारी ने। लेकिन ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी क्योंकि बाघ पहले से ही नरभक्षी था और शायद यही जख्म उसकी नरभक्षी बनने की असली वजह बना हो। यह एक बहुत रोचक संकेत था और इसका असली उत्तर तो सिर्फ तब मिल सकता था जब मैं उस बाघ की लाश की जांच कर पाता। गांव के लोग जानना चाहते थे कि मैं बाघ की उस अजीब आवाज में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूं। जब मैंने उन्हें बताया कि ये आवाज इस बात की ओर इशारा करती है कि बाघ के किसी एक पैर में जख्म है और वो जख्म या तो गोलियों से या साही के कांटों से हुआ होगा, तो वे मेरी बात से सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि जब जब उन्होंने बाघ को देखा वह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दिया और जिस आसानी से वह अपने शिकारों को मारता और उठा ले जाता है, यह इस बात का प्रमाण है कि वह किसी तरह से लाचार नहीं है।
फिर भी मैंने जो कहा गांव वालों के मन में बस गया और बाद में इसी वजह से लोगों ने मुझे दूसरी दृष्टि वाला व्यक्ति मानना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस रोमांचक कहानी का बाकी हिस्सा हम अगले भाग में लेकर आएंगे। आपको यह हिस्सा कैसा लगा कृपया हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोमांचक मोड़ के साथ।